गुड मॉर्निंग। नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं एनपी सिंह आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप उसको समझ सकते हैं, जो अपनी परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। वो प्रकरण है गिरी सुमेल के युद्ध के कौन से कारण जिम्मेदार थे। पहली बात तो हम गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ, ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उसके कौन से कारण जिम्मेदार थे, हम एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो में अंतिम समय तक बने रहें। ये प्रकरण पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड लेकर आ रहा हूं आपके लिए, न कि आपके चेहरे को ऊर्जावान बनाएगा, न कि आपको चेहरे को ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। अरे इनकार किया है जिन्होंने अपना समय देकर, इनकार किया है जिन्होंने अपना समय देकर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वादा हूं, अरे कसम खाता हूं, अरे वादा हूं, कसम खाता हूं, ऐसा समय लाऊंगा कि उनको भी मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर, उनको भी मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर। वक्त को आप वक्त दो, अरे वक्त को आप वक्त दो, और वक्त आपका तख्त न बदल दे तो कह दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मालदेव के द्वारा लड़ा गया, मालदेव के सेनापति जैता कुपा और दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 को एक सुमेलगिरी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसे इतिहास में जैतारण के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के अनुसार अगर बात करें तो यह युद्ध 5 जून 1544 को लड़ा गया था। यह युद्ध मारवाड़ के शक्तिशाली शासक, यह युद्ध मारवाड़ के शक्तिशाली शासक राव मालदेव और दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। यह युद्ध किस कारण हुआ, इस युद्ध के कौन से कारण जिम्मेदार थे, चलिएगा इस युद्ध के बारे में। इस युद्ध के कारण को पढ़ने से पहले थोड़े कुछ पूर्व के अंदर जानते हैं कि राव मालदेव एक बड़ा मारवाड़ का बड़ा शक्तिशाली राजा था, जिसे इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ये मारवाड़ का पहला शासक था जो पिता की हत्या करने के बाद राज सिंहासन पर बैठा था। इसके पिता की बात करें तो रावघांगा था, और उसकी मम्मी की बात करें तो उसकी माताजी का नाम मणिक देवी था। राव मालदेव का जो जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। राव मालदेव को हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता और 18 परगनों का शासक कहा जाता है। इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राव मालदेव की शादी उसके पिताजी रावघांगा उसकी शादी 1536 ईस्वी के अंतर्गत करवाते हैं, और वो शादी करवाते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंश के शासक लूणकरण की एक बेटी उमादेव, बड़ी सुंदर थी, अति सुंदर राजकुमारी के साथ में उसकी शादी हुई थी। लेकिन वो रानी पहले दिन ही किसी कारण से रूठ जाती है। मैं कारणों पर ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, रूठ जाती है। इस कारण इतिहास में उसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की उस रानी का नाम बताओ जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। वो मालदेव की पत्नी उमादेव थी, ये ध्यान रखना। बाद में वो अजमेर चली जाती हैं। मालदेव कई प्रकार उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रानी मानती नहीं, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान को अमर रखना चाहती हैं, पिया को अस्वीकार किया करती है। फिर भी देखो, ऐसी स्वाभिमानी नारी उमादेव थी। अंतिम रूप से जब राव मालदेव की मौत हो गई तो उनकी पगड़ी के साथ में वो उमादेव क्षति हो जाती है, और इस प्रथा को अनुमरण प्रथा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि अनुमरण प्रथा से क्या तात्पर्य है। जब राजा की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी उसके प्रतीक चिन्हों के साथ में जब सती हो जाती है
तो उसे अनुमरण प्रथा कहते हैं, इसको भी याद कीजिएगा। इसके बाद में राम मालदेव कई राज्यों पर अपना अटैक भी करता है और उसको अपने अधीन भी लाता है। बात करें भाद्राजुन की, बात करें तो भाद्राजुन को भी उन्होंने विजित किया था 1521 में, जब भाद्राजुन के शासक हुआ करते थे। वीरा को पराजित कर भाद्राजुन पर अपनी धाक जमाई थी मालदेव ने। इसके बाद में उन्होंने नागौर के शासक दौलत खास को भी पराजित किया। अगर इस युद्ध के अपने टाइम पीरियड की बात करें तो 1533 उसका टाइम पीरियड था और वो युद्ध था हरमाणा का युद्ध। ये भी परीक्षा में, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। अपन इनके परिचय के बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। जादव के सिकंदर खां को भी पराजित करता है। चलिए, उनका इन युद्धों के अंदर एक ही युद्ध प्रसिद्ध है, वो है सुमेलगिरी का एक बहुत जबरदस्त युद्ध है और यह युद्ध 5 जनवरी 1544 को लड़ा गया। आइए सुमेलगिरी युद्ध के कारण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। चलिए, सुमेलगिरी के युद्ध के कारण कौन से थे? पहले कारण की अगर बात करें, सुमेलगिरी युद्ध का जो पहला कारण था वो था, मैं आपको यहाँ अपने पॉइंट लिखता हूं, विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति, ये पहला बिंदु है विस्तारवादी नीति का। चलिएगा, फर्स्ट बिंदु की चर्चा करें, विस्तारवादी नीति। ये युद्ध, पहली बात तो इस युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया और युद्ध लड़ा गया था मालदेव वर्सेस शेरशाह के मध्य लड़ा गया। इसमें ये शेरशाह और मालदेव दोनों साम्राज्यवादी, दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इधर शेरशाह सूरी भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इधर मालदेव भी दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक मैदान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती है और एक स्थान पर दो योद्धा कभी शासन नहीं कर सकते। एक योद्धा को हारना बहुत आवश्यक है। ये दोनों शासक है, दोनों ही उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। कहां पर अधिकार करना चाहते हैं? उत्तरी भारत पर। इधर मालदेव और इधर शेरशाह सूरी। लेकिन आप देखेंगे कि मालदेव और शेरशाह सूरी दोनों उत्तरी भारत पर अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन उत्तरी भारत पर उस समय अगर हम बात करें, इस समय की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में दोनों एक दूसरे से क्या करना चाहते हैं? आधिपत्य स्थापित। तो शेरशाह सूरी उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन वो उस समय मारवाड़ के स्वतंत्र राज्य और शक्तिशाली राज्य को सहन नहीं कर सकता था। उस समय मारवाड़ के राम मालदेव एक शक्तिशाली शासक थे और एक स्वतंत्र राज्य थे, उसको सहन नहीं कर सकता। शेरशाह सूरी ने ठान लिया कि जब तक मैं मारवाड़ को पराधीन नहीं कर पाता हूं, उन्होंने ठान लिया कि मैं मारवाड़ राज्य की शक्ति का पूरी तरह से दमन करने का उन्होंने ठान लिया और इस युद्ध का कारण यह था, ये ध्यान रखना, विस्तारवादी नीति। शेरशाह सूरी और मालदेव दोनों विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रहे थे। दोनों ही उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे और उस समय मारवाड़ एक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य था जिसको शेरशाह सूरी सहन नहीं कर सकते थे और उन्होंने मारवाड़ राज्य की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। विस्तारवादी नीति, ये भी क्या है, उसके कारण हुआ करता था सुमेलगिरी युद्ध का, ये याद रखिएगा, विस्तारवादी नीति। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो मालदेव का महत्वाकांक्षी होना। अगला बिंदु मालदेव का महत्वाकांक्षी होना, मालदेव का महत्वाकांक्षी होना, ये दूसरा बिंदु है। मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपने पराक्रम और शक्ति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। किसने? मालदेव ने। मालदेव बड़ा महत्वाकांक्षी से विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी पराक्रम और शक्ति के बल पर। इसके बाद
इस मालदेव की जो सीमा है वो शेरशाह सूरी से जा मिली। किससे मिली? शेरशाह सूरी से जा मिली। और ये जो मारवाड़ राज्य शेरशाह सूरी के लिए कभी भी खतरा बन सकता था, तो शेरशाह सूरी ने कहा कि ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है, जिसके कारण उनके मध्य सुमेलगिरी का एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। एक बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। इसने महत्वाकांक्षी होने के कारण कई राज्यों पर आधिपत्य स्थापित किया। उसने मेड़ता को भी हराया था। उस समय मेड़ता में जो शासक हुआ करते थे राव जैतसिंह था, और जैतसिंह उसमें पराजित होता है और वो सीधा कहा जाता है शेरशाह सूरी के शरण में चला जाता है। उसने अपन बात करें तो उसने वीरमदेव को भी पराजित किया था। वीरमदेव को भी उन्होंने पराजित किया था। तो ये भी आप, और बीकानेर के शासक जो कल्याणमल थे, जैतसिंह बीकानेर के शासक थे, उसका बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है, और मेड़ता का वीरमदेव भी शेरशाह सूरी की शरण में जाते हैं और शेरशाह सूरी को उकसाते हैं कि आप मारवाड़ पर आक्रमण करो और हमें अपना राज्य लौटा दो, और जब आप मारवाड़ पर आक्रमण करेंगे तो हम आपका सहयोग और सपोर्ट करेंगे। तो जब अपना ही घर का भेदी लंका ढाले, आपने कहावत तो सुनी होगी, अपने ही अपना भेद किसी शत्रु को बताते हैं तो उसमें अपनी हार निश्चित हो जाया करती है। दो बिंदुओं के बाद हमने बात की है। चलिए तीसरे बिंदु की बात करें तो सुमेलगिरी युद्ध का जो तीसरा जो कारण था वो कौन सा कारण जिम्मेदार था? तो तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो मालदेव द्वारा हुमायूं को बंदी न बनाना। मालदेव द्वारा हुमायूं को बंदी न बनाना तीसरा बिंदु है। मालदेव द्वारा हुमायूं को बंदी न बनाना, द्वारा हुमायूं को बंदी नहीं बनाना। हुमायूं को बंदी नहीं बनाना, बंदी नहीं बनाना। ये भी कारण जिम्मेदार हुआ करता था बनाना, ये भी कारण जिम्मेदार। मालदेव द्वारा हुमायूं को बंदी नहीं बनाना। क्या हुआ कि मारवाड़ के शासक मालदेव ने हुमायूं के पास में संदेश भिजवाया और उन्होंने सहायता का आश्वासन दिया। हुमायूं को सहायता का आश्वासन दिया मारवाड़ के शासक राम मालदेव। ये बात शेरशाह सूरी को अच्छी नहीं लगी और शेरशाह सूरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि राम मालदेव ने हुमायूं से कहा कि जब आप शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ेंगे, देखो यहाँ पर राम मालदेव और ये मालदेव है, मालदेव जो मारवाड़ के शासक हैं, और यहाँ पर हुमायूं है। क्या है? हुमायूं। राम मालदेव ने हुमायूं से कहा कि जब आप शेरशाह पर आक्रमण करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, जिसके कारण शेरशाह सूरी मालदेव से बड़ा नाराज था। फिर भी शेरशाह ने एक दूत भिजवाया, मालदेव के पास में दूत भिजवाया और कहवाया कि आप हुमायूं को बंदी बनाओ। क्या बनाओ? हुमायूं को बंदी बनाओ और बंदी बनाकर मुझे सौंप दो। शेरशाह ने कहा कि मुझे बंदी बनाकर हुमायूं को सौंप दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। लेकिन मालदेव बड़ा राजपूत शासक था, प्रतिज्ञा का पूरा था। उसने हुमायूं को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी के पास में नहीं भेजा, जिसके कारण शेरशाह सूरी मालदेव से बड़ा नाराज था। इसलिए उसने शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य क्या हो गई थी? दोनों के मध्य कटुता उत्पन्न हो गई, मतभेद उत्पन्न हुआ और यही मतभेद एक युद्ध का कारण बनता है जो सुमेलगिरी का युद्ध है 5 जनवरी 1544 में। ध्यान रखियो, ये भी उसके ऊपर आरोप लगाया था किसने? शेरशाह सूरी ने मालदेव को, तुमने हुमायूं की सहायता करके अच्छा नहीं किया। देखो ये कारण क्या था, अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि राम मालदेव ने हुमायूं को सहायता का आश्वासन दिया, जिसके कारण दिल्ली और आगरा के सुल्तान शेरशाह सूरी अति नाराज हुए मालदेव से। फिर भी शेरशाह सूरी ने राम मालदेव के पास में अपना दूत भिजवाया और कहलवाया कि आप हमें हुमायूं को
बंदी बनाकर हमें सौंप दे, लेकिन मालदेव ने हुमायूं को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी के पास में नहीं भेजा, जिसके कारण शेरशाह सूरी मालदेव से बड़ा नाराज था और एक युद्ध हुआ, सुमेलगिरी का युद्ध। चलिए बात करें अपन अगले बिंदु की, अगर हम बात करें सीधा अगले बिंदु की ओर जा रहे हैं, तो अगला बिंदु जो हमारा है तो वो है मालदेव द्वारा विरोधी सरदारों, मालदेव के विरोधी सरदारों द्वारा शेरशाह सूरी को उस्काना। मालदेव के विरोधी सरदारों द्वारा शेरशाह को उस्काना, ये ध्यान रखना। मालदेव द्वारा विरोधी सरदारों, नहीं सॉरी, यहां पर मालदेव के विरोधी सरदारों द्वारा मालदेव के विरोधी सरदारों द्वारा शेरशाह को उस्काना। चलिए राम मालदेव ने मेड़ता के शासक वीरमदेव और बीकानेर के शासक कल्याणमल उनके विरोधी थे और उन्होंने मेड़ता पर अधिकार करके वीरमदेव राम मालदेव से बड़ा, देखो मेड़ता पर उन्होंने 1535 में अधिकार करके, जो मेड़ता का शासक वीरमदेव मालदेव से बड़ा नाराज था, वो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। और इधर बीकानेर के शासक राव जैत सिंह की मौत हो गई 1542 के आसपास में, और उसका बेटा जो राव कल्याणमल था वो सीधा शेरशाह सूरी के शरण में चला गया। ये दोनों राज्य, बीकानेर और मेड़ता, दोनों राज्य मालदेव से इतने नाराज थे कि उन्होंने शेरशाह सूरी को मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का आश्वासन दिया कि आप मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करो, और जब भी आप मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। तो उस समय जो मालदेव के जो विरोधी सरदार थे, उन विरोधी सरदार में जो नाम आता है, एक तो आता है मेड़ता का शासक था वीरमदेव को पराजित किया था मेड़ता के शासक वीरमदेव को। एक था बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल, ये उनके बड़े विरोधी शासक थे। उन्होंने शेरशाह सूरी को, इन दोनों शासकों ने शेरशाह सूरी को कहा, जब आप मारवाड़ पर आक्रमण करेंगे, मारवाड़ के मालदेव पर जब आप आक्रमण करेंगे, तब हम आपका सहयोग और सपोर्ट करेंगे और हमारी सेना भेजेंगे, और इसके बदले में आपको हमें बीकानेर और मेड़ता वापस दिलवाना है। तो इसके लिए उन्होंने सहयोग और सपोर्ट किया था। अगले बिंदु की बात करें तो धार्मिक द्वेष, कौन सा कारण जिम्मेदार था? धार्मिक द्वेष की बात करें तो धार्मिक द्वेष शेरशाह सूरी ने धार्मिक द्वेष से प्रेरित होकर मालदेव के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया। धार्मिक द्वेष से प्रेरित होकर शेरशाह ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? मालदेव के ऊपर। एक ग्रंथ है शेरशाह ने, ठीक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख-ए-फिरोजशाही। क्या नाम है? तारीख-ए-शेरशाही, शेरशाही में लिखा है शेरशाही, ये ध्यान रखियो, शेरशाही, तारीख-ए-शेरशाही, यहां मैं लिख देता हूं, तारीख-ए-शेरशाही, यहां लिख दो आप इसके नीचे।
तारिक ए शेरशाही, तारिक ए शेरशाही। तारिक ए शेरशाही से ये जानकारी मिलती है कि शेरशाह सूरी राम मालदेव को बड़ा काफिर मानता था, काफिर मानता था। क्या मानता था? काफिर। और शेरशाह सूरी ने ये शपथ ग्रहण कर ली, शपथ ग्रहण की थी कि जब तक मैं इस काफिर का समूल नष्ट नहीं कर देता तब तक मुझे सहन आने वाला नहीं है। तो उसने इस कारण से उसके ऊपर अटैक किया था। ये तारिक ए शेरशाही के अंतर्गत इस तरीके से बताया गया है, यानी कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी का मालदेव के ऊपर आक्रमण का कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। राजनीतिक यानी अपने साम्राज्य का प्रसार करना था। धार्मिक न होकर क्या था? राजनीतिक था। ये ध्यान रखना, धार्मिक नहीं। कई इतिहासकार कहते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा मालदेव के ऊपर आक्रमण का प्रमुख कारण धार्मिक नहीं होकर क्या था? राजनीतिक था। क्या था? धार्मिक नहीं होकर क्या था? राजनीतिक था। क्या था? राजनीतिक था। ये कारण उसके जिम्मेदार थे। मारवाड़ की शक्ति, अगला बिंदु देखिए, मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। अगला कारण कौन सा था? मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। ध्यान रखिए, अगला कारण था मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, बढ़ती हुई शक्ति, हुई शक्ति, मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। यह भी उसका कारण था कि जब शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा का जब बादशाह बनता है तो उस समय जो मारवाड़ की शक्ति है वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। मारवाड़ बड़ा शक्तिशाली एक राज्य के रूप में उभर गया था। और मारवाड़ राममाल देव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? राममाल देव के नेतृत्व में, राममाल देव के नेतृत्व में राजस्थान की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी। राजस्थान में मारवाड़ की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी, जिसके कारण शेरशाह सूरी हमेशा चिंतित रहता था। कौन रहता था? दिल्ली का बादशाह जो शेरशाह सूरी था वो हमेशा, द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी हमेशा चिंतित रहता था। चिंता करता रहता था। क्या रहता था? चिंता करता था। उसको पता था शेरशाह सूरी को कि राम मालदेव कभी भी दिल्ली व आगरा के लिए खतरा बन सकता है, और जब ये खतरा बने इससे पहले ही उसको मार्ग से हटा देते हैं। क्या देते हैं? मार्ग से हटा देते हैं, मार्ग से इसको पहले से हटा देते हैं। तो एक युद्ध हुआ जिसको इतिहास में क्या कहते हैं? सुमेरगिरी का युद्ध। 5 जनवरी 1544 को सुमेरगिरी का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। ये ध्यान रखना है, बड़ा सिद्धि करना। मारवाड़ की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी राठौड़ शासक राममाल देव के समय में, क्योंकि राममाल देव ने भद्राजुर को अपने अधीन किया, नागौर को अपने अधीन किया, अजमेर को अपने अधीन किया, जालौर उसके अधीन था, और यहाँ तक कि सिवाना के डूंगर सिंह जी भी उससे पराजित होकर वहां से भाग निकले थे। और साथ में उन्होंने कई प्रकार यानी कई राज्यों को अपनी धूल चटवा दी थी। आइए इस सुमेरगिरी युद्ध के बारे में बात करें कि युद्ध में कौन कौन सी कैसे घटना हुई थी। ये तो उसके कारण जिम्मेदार थे। विस्तारवादी नीति है, राममाल देव की महत्वाकांक्षा है, ये कारण हुआ करता था। हुमायूं द्वारा, देखो, राममाल देव द्वारा हुमायूं को बंदी नहीं बनाना, मालदेव के विरोधी सरदारों द्वारा शेरशाह सूरी को उस्काना, मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति और धार्मिक द्वेष, ये उसके कारण जिम्मेदार थे। अब हम पढ़ेंगे सुमेरगिरी युद्ध। चलिएगा, सुमेरगिरी युद्ध। सुमेरगिरी युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? सुमेरगिरी के युद्ध के बारे में। चलिएगा, सुमेरगिरी युद्ध के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सुमेरगिरी का युद्ध। चलिएगा, सुमेरगिरी युद्ध। सुमेरगिरी का युद्ध सुमेर युद्ध। सुमेर युद्ध बात है 1543 को शेरशाह सूरी
अपनी 80,000 विशाल सैनिकों को लेकर, एक शक्तिशाली तोपखाना को लेकर दिल्ली, आगरा, नारनौल, फतेहपुर शेखावटी होते हुए 28 किमी दूर, अजमेर से 28 किमी दूर बाबरा नामक स्थान पर आया। और इधर से राम महादेव भी अपनी विशाल सेना लेकर, अपने शक्तिशाली सेनापति जैता और कुबा को लेकर जैतारण गिरी सुमेर, एक पर्वत है, उस गिरी नामक स्थान पर आ पहुंचा, जो राम शेरशाह सूरी की सेना से 12 मील दूर था। ये स्थान है। देखो ये क्या हुआ, देखो बात ये अपने बात करते हैं। जैसे यहाँ से जो शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर, शेरशाह अपनी सेना लेकर कितनी सेना लेकर आया था, ये 80,000 सेना लेकर आया। कितनी? 80,000 सेना और शक्तिशाली तोपखाना लेकर ये कहां से, दिल्ली, आगरा, नारनौल, फतेहपुर शेखावटी, नारनौल, फतेहपुर शेखावटी, अजमेर से 28 किमी दूर बाबरा नामक स्थान पर आया। इस पर कौन से स्थान पर अपनी सेना लेकर आया था? बाबरा नामक स्थान पर, बाबर नहीं, बाबरा नामक स्थान पर, ध्यान रखिए, बाबरा नामक स्थान पर आया। इधर मालदेव अपनी सेना को लेकर, एक अपनी विशाल सेना और अपने विश्वासपात्र सेनापति जैता और कुबा को लेकर, जैता व कुबा को लेकर, विश्वासपात्र सेनापति थे, जैता और कुबा को लेकर ये गिरी नामक स्थान पर जा पहुंचा। गिरी एक सुमेलगिरी पर्वत है, गिरी नामक पर्वत पर, यानी जो गिरी नामक स्थान है वहां पर पहुंचा कौन? रामपाल। कौन से सेनापति? जैता और कुबा को लेकर विशाल सेना थी राम महादेव के पास में। राम महादेव भी बहुत शक्तिशाली शासक था, शेरशाह सूरी से ये भी कोई कम नहीं था, बहुत शक्तिशाली शासक था राम महादेव। ठीक है, ये भी अपनी सेना लेकर आए। दोनों सेना आमने सामने पड़ी रही, और जब ये दोनों सेना आमने सामने पड़ी रही तो शेरशाह सूरी को लगा कि अब हमारी विजय होने वाली निश्चित नहीं है। तो शेरशाह सूरी अपने मन ही मन षड्यंत्र रचने की कुछ योजना बनाता है। आइए वो कौन सा षड्यंत्र रचा था, आप मेरे साथ बने रहे, आपको षड्यंत्र के बारे में भी बताया जाएगा। सुमेर युद्ध, ये बात है 1543 में ये सेना लेकर आया। कब आया था? और एक साल के बाद में ये युद्ध हुआ था 1544, यानी थोड़े से 1543 में ये आया था। ये ध्यान रखना, आगरा, नागौर, फतेहपुर सीकरी, अजमेर से 28 किमी बाबरा नामक स्थान पर शेरशाह सूरी की सेना ठहरी थी, और राम महादेव की सेना ठहरी थी गिरी नामक स्थान पर। तो दोनों के मध्य 12 किलोमीटर का अंतर था। कितना अंतर था? 12 किलोमीटर का अंतर था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, शेरशाह सूरी द्वारा षड्यंत्र, शेरशाह सूरी का षड्यंत्र, शेरशाह का षड्यंत्र। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र रचकर राम महादेव के साथ में विश्वासघात करके ये युद्ध जीता था। तो इस युद्ध के बारे में कई बार ये कहा गया है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, अगर मेरे पास जैता और कुबा जैसे दो सेनापति होते तो मैं पूरे हिंदुस्तान पे राज करता, पूरे विश्व में राज करता। ऐसा शेरशाह सूरी ने भी अपने मुंह से ये शब्द निकाले थे। आइए कौन सा षड्यंत्र रचा था? राम महादेव के दो सेनापति थे। देखो, बहुत समय तक शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना आमने सामने पड़ी रही। तो राम महादेव तो यहाँ के ही शासक थे, उनको तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन शेरशाह सूरी को अपने शत्रु राज्य से, ये उसका शत्रु राज्य था, शेरशाह सूरी का शत्रु राज्य कौन सा था? मारवाड़। शत्रु राज्य से किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी, न तो पशुओं के लिए चारा प्राप्त हो रहा था और न उनको खाद्य सामग्री प्राप्त हो रही थी।
खाद्य सामग्री कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। धीरे धीरे जो अपनी साथ में वो सारा लेकर आए थे पशुओं के लिए और खाद्य सामग्री साथ में लेकर आए थे, वो दोनों जो सामग्री है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण शेरशाह बड़ा चिंतित था। इसके बाद वो षड्यंत्र रचने की योजना बनाता है शत्रु राज्य से कोई किसी प्रकार की सहायता। मालदेव ने बिल्कुल सभी को मना करके रखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे शत्रु शेरशाह सूरी की सहायता करेगा तो मैं उसे राज्य के अंदर किसी प्रकार से उसका सहयोग नहीं करूंगा और देशद्रोही मानते हुए उसको मौत की सजा दी जाएगी। ये मालदेव ने अपने राज्य के अंदर ऐलान करके रखा था खाद्य सामग्री समाप्त हुई। तो शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र रचते हुए उसने मेड़ता के शासक वीरमदेव से कहा कि तुम राम मालदेव के डेरे पर जाना और राम मालदेव की वो विश्वास पात्र सेनापति है जिसका नाम है जैता और कूपा, उनके पास 20,000 रुपए लेकर जाना। कितने पैसे? 20,000 रुपए लेकर जाना और उनसे कहना कि हमें सिरोही की तलवार खरीद कर दो, तलवार खरीद कर दो और कंबल खरीद कर दो। दो बात रखी उसने। किसने? वीरमदेव से कहा कि तुम राम मालदेव के सेनापति जैता और कूपा के पास में जाना और उनसे 20,000 रुपए लेकर जाना, कहना सिरोही की तलवार और कंबल खरीद कर दो। और इधर यहां पर शेरशाह सूरी ने वीरमदेव को उधर मालदेव के पास में भेजा और मालदेव से कहना कि तुम्हारे जो विश्वास पात्र सेनापति हैं, इधर मालदेव के पास सूचना भिजवा दी शेरशाह सूरी ने कि तुम्हारे जो विश्वास पात्र सेनापति जैता और कूपा है वो शेरशाह सूरी से मिले हुए। क्या मिले हुए? शेरशाह सूरी से मिले। जब ये बात मालदेव ने पता की तो उनके वहां से 20,000 रुपए प्राप्त हुए, जिसके कारण राम मालदेव को अपने दो सेनापति जैता और कूपा पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जैता अपने कान का कच्चा होने के कारण ये सुमेरगिरी युद्ध हारा था। कौन? राम मालदेव, नहीं तो नहीं हारता, क्योंकि उसने 52 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी। किसने? 52 युद्धों का विजेता था। कौन? राम मालदेव। कान का कच्चा होने के कारण ये सुमेरगिरी युद्ध हारा था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक इतिहासकार है पंडित रेहू के अनुसार पंडित रेहू कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने मेड़ता के शासक वीरमदेव के द्वारा एक जाली पत्र छपवाए और ये जाली पत्र हैं वो मालदेव के विश्वास पात्र सेनापति जैता और कूपा के हाथों खरीदवा दिए यानी बिकवा दिए। उधर शेरशाह सूरी वीरमदेव ने राम मालदेव के पास में खबर भिजवाई कि तुम्हारे जो सेनापति हैं वो शेरशाह सूरी से जा मिले हैं, उनके साथ में अच्छी मित्रता है। जब राम मालदेव ने इस बात की जांच करवाई तो वहां से पैसे और फरमान दोनों प्राप्त हुए, और जिसके कारण राम मालदेव को अपने दोनों विश्वास पात्र सामंतों के ऊपर विश्वास नहीं रहा और अपनी जो सेना थी और अपनी मुख्य सेना को लेकर राम मालदेव वहां से भाग निकल गए कि मुझे मेरे सेनापतियों पर कोई विश्वास नहीं है, और मुख्य सेना को लेकर वहां से भाग गए। कौन भाग गए? राम मालदेव। लेकिन बाद में युद्ध होगा, शेरशाह का षड्यंत्र समाप्त हुआ। देखो षड्यंत्र रचने वाला कौन था? बेटा का वीरमदेव। कितने पैसे भिजवाए थे? 20,000। क्या खरीदना था? तलवार और कंबल। ये किसके पास? जैता और कूपा, उसके विश्वास पात्र सेनापति था। तो ये षड्यंत्र की बात आपसे ये ध्यान रखियो। आप अपने कॉपी के अंदर अच्छी तरह से इसको नोट्स भी बनाइए, साथ में लिखते रहिए, आपको 100% इसको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत शेरशाह का षड्यंत्र अगला बिंदु है। अगला बिंदु डालेंगे युद्ध की घटना कैसे हुई। युद्ध की घटना है, लिखिए यहां पर युद्ध की घटना है। युद्ध की घटना है, युद्ध की घटना है, युद्ध की घटना है। जब राम मालदेव मुख्य सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए,
जो उनके पास मुख्य सेना थी, मुख्य सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। युद्ध क्षेत्र से मुख्य सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। कौन? रामाल देव निकल गए। लेकिन रामाल देव के तो विश्वास पात्र सेनापति थे जैता और कूपा ने ठान लिया कि हम दोनों युद्ध लड़ेंगे और जैता कूपा के पास में मात्र 12,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 12,000। कितने? 12,000 सैनिक थे। किसके? जैता कूपा के पास में। जैता कूपा अपने 12,000 सैनिकों सहित शेरशाह की सेना से लड़े। शेरशाह सूरी की सेना से घमासान युद्ध हुआ। और पहले तो देखा जा रहा था कि माल देव के सेनापति जैता और कूपा की विजय हो रही थी। क्या हो रही थी? विजय। लेकिन जिसके कारण शेरशाह सूरी के सैनिकों के हक्का बक्का रह गए और शेरशाह सूरी के सैनिकों के पांव उखड़ने लगे और राजपूत सेना ने इतना घमासान अटैक किया, इतना जबरदस्त अटैक किया, जिसके कारण शेरशाह सूरी की सेना पीछे हटने लगी। बाद में यहाँ पर एक शेरशाह सूरी का एक विश्वास पात्र सेनापति था जिसका नाम है जलाल खां जलवानी आया। जलाल खां जलवानी एक सेना और लेकर आया, जलवानी। इसका नाम याद रखिए। शेरशाह सूरी का जो सेनापति था जलाल खां जलवानी एक विशाल सेना लेकर आया और सैनिकों से कहा कि मैं आ रहा हूं तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद में शेरशाह सूरी की जो सेना थी बड़े आत्मविश्वास के साथ इस तरीके से लड़ी जिसके कारण राजपूत सेना के पांव उखड़ गए और अंतिम रूप से राजपूत सैनिकों की हार हुई और जैता कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इतिहास में हमेशा के लिए जैता कूपा हमेशा के लिए अमर हो गए। अगर उस समय जैता कूपा रामाल देव के साथ में वापस वो भी युद्ध नहीं लड़ते तो हमेशा के लिए उनके शरीर पर दाग लग जाता और हमेशा के लिए तो उन्होंने युद्ध लड़ा। तो आज इतिहास में बड़े स्वर्ण अक्षरों से जैता कूपा को याद किया जाता है। इसको जैता कूपा कहते हैं। अंतिम रूप से शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द निकलता है जिससे इस युद्ध में सूरी की विजय हुई और रामाल देव के सेनापति जैता कूपा हार गए। लेकिन रामाल शेरशाह सूरी को इस युद्ध से बहुत अधिक पछतावा हुआ और उनके मुंह से एक शब्द निकलता है कि मैं मुट्ठी भर बांधने के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगर ये प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर में अपनी अहम भूमिका निभाएगा कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने कहा था कि मुट्ठी भर बांधने के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वो था शेरशाह सूरी। एक छोटे से राज्य को प्राप्त करने के लिए मुझे खास आज दिल्ली और आगरा से हाथ धोना पड़ता है। इस तरीके से शेरशाह सूरी ने यहाँ तक भी कहा जैता और कूपा की प्रशंसा करते हुए कि अगर ये ऐसे सेनापति मेरे पास होते तो मैं पूरे विश्व के ऊपर यहाँ तक कि पूरी इंडिया के ऊपर राज करता। इस तरीके से उन्होंने बात की थी। अब हम कुछ ये हमने बहुत सारी बातें की, हम शॉर्ट में कुछ बात करनी चाहिए। रामाल देव कि रामाल देव को हशमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता, 18 परगनों का शासक कहा जाता है। रामाल देव की एक पत्नी थी जिसका नाम था उमा देव, जिसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय रामाल देव ने मेड़ता के शासक वीरम देव को पराजित किया था जो शेरशाह सूरी के शरण में चला गया और उसने बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को पराजित किया और उसका बेटा कल्याणमाल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया और उन्होंने शेरशाह सूरी को रामाल देव के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्साहित किया था। यहाँ जालोर के सिकंदर खां को रामाल देव ने धूल चटाई थी या साथ में सिवाना के डूंगर सिंह भी उससे पराजित हुए थे। और बात करें तो शेरशाह सूरी का मेवाड़ से भी संघर्ष हुआ क्योंकि उसकी पत्नी स्वरूप देवी की जो मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे और रामाल देव मारवाड़ के शासक थे, दोनों अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। आपने कई बार कहावत सुनी होगी कि जितने भी युद्ध हुए वो जड़ जोड़ों और जमीन को लेकर हुए हैं। तो उस समय क्या होता है, रामाल देव की एक साली थी स्वरूप देवी उसकी पत्नी की,
बहन थी, तो राम मालदेव को उससे बहुत अधिक प्यार था। लेकिन जैसे ही राम मालदेव ने शादी का प्रस्ताव रखा अपने ससुर जी से, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने उसकी शादी मेवाड़ के शासक उदय सिंह से की, जो उसके मित्र थे। दोनों के मध्य संघर्ष होना बहुत संभावित था। उनका एक युद्ध उन्होंने अगर बात करें तो उन्होंने उनके साथ में एक अजमेर के शासक दौलत खां थे, उनके साथ में भी उनका विद्रोह था। रंग राय वेश्या को लेकर उनके साथ में विद्रोह भी हुआ था। और उनकी राज तिलक की बात करें तो सोजत पाली में हुआ था। सोजत की मेहंदी बड़ी प्रसिद्ध है। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी इसमें जो मैंने पढ़ाया है आप अच्छी तरह से इसको पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए और कल मैं आपका एक और प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा कि सुमेरगिरी युद्ध के कौन से परिणाम थे और इस परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। और राम मालदेव ने जब अलग अलग राज्यों के ऊपर अटैक किया तो उस समय राजा कौन थे, कैसे युद्ध हुआ था। इस अगले वीडियो का मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आप अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं।